दोस्तों आज इस क्लास में देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह का वन लाइनर जो महेश कुमार बर्णवाल का लिखा हुआ है उसी से आज पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को, जिसमें दिया हुआ है चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका, संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेधक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा, संसद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयोग, राजभाषा, पंचायती राज एवं नगरपालिका, संविधान संशोधन और विविध। दोस्तों आज हम देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का वन लाइनर। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारत के संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में 1774 में किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में किया गया था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त है। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय यानी बाइकेमरल बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। देखते हैं भारत में संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया था भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, अब भारत शासन अधिनियम 1919, अब भारत शासन अधिनियम 1935, अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रावधान किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया है भारतीय संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार भारतीय संविधान में प्रांतों में प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में किया जाता है? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं अंतरिम सरकार जब 1946 में थी, इसके सदस्य और धारिता विभाग। जवाहरलाल नेहरू किसके सदस्य थे? तो राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामलों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। श्रम मंत्री कौन बने थे? जगजीवन राम। और रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई बलदेव सिंह बने थे। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह बने थे। वित्त मंत्री लियाकत अली खां बने थे। और शिक्षा और कला मंत्री सी राजगोपालाचारी बने थे।
भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 के हुआ था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट पर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति हुई थी? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति हो गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन समय लगा था। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार। भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ये संविधान सभा के प्रथम बैठक किए थे। भारत का संविधान कब स्वीकृति किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल इम्बल्स के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। प्रमुख समितियां तथा उसके अध्यक्ष संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए सीमित समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एन. मित्रा। बाद में इसके स्थान पर एन. माधव राय आए थे। अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद शहदुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इसके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किया गया था प्रेसिडेंसी से, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से किया गया था 1947 से 50 में, जो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में किया गया था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतिक्रियाओं पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखते हैं संविधान में विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संख्यात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो जापान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान से आधारित है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्रेरित है। विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया प्रावधान, देखते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। अब देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कनाडा से देखते हैं क्या लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, कनाडा से लिया गया है। शक्तियों का वितरण एवं अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कनाडा से लिया गया है। संघात्मक शासन विशेषता, ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। अब प्रस्तावना की भाषा, ये अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से देखते हैं क्या लिया गया है। राज्य की नीति निष्पक्षता, तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से देखते हैं क्या लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस की देन है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। रूस से देखते हैं मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, ये जापान से लिया गया है। अब देखते हैं भारतीय संविधान के भाग, पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग संबंधी विषय एवं उनके संबंधी अनुच्छेद। भाग 1 में क्या लिया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र लिया गया है और आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 से 35 पर, अनुच्छेद 12 से 35 तक सम्मिलित है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 संबंधित है। भाग 4 के क मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है, जो अनुच्छेद 51 के क में वर्णन है। भाग 5 संघ लिया गया है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णन है। भाग 6 में राज्य लिया गया है, जो आर्टिकल 152 से 237 तक वर्णन है।
भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित कर दिया गया है, जो आर्टिकल 235 निरसित किया गया है, अनुच्छेद 238 निरसित किया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश द यूनियन टेरिटोरी की व्याख्या किया गया है और अनुच्छेद 239 से 242 में वर्णन है। भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 जो अनुच्छेद 243 से 243 9 तक लिया गया है। भाग 9 के क में नगर पालिकाएं का वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 243 के त से 243 के य से 6 तक लिया गया है। भाग 9 के ख सहकारिता समिति का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 243 के य से यज तक और 243 के य से 9 तक वर्णन किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज का वर्णन किया गया, जो अनुच्छेद 244 से 244 के क तक वर्णन है। भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध का प्रावधान किया गया है। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स अनुच्छेद 245 से 263 तक वर्णन किया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद फ्रेंच प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 264 से 300 के ए तक वर्णन किया गया है। भाग 13 में क्या लिया गया है, तो भारत के राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक वर्णन है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णन है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं सर्विस एंड अंडर द यूनियन एंड स्टेट का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 308 से 323 में वर्णन है। भाग 14 के ए में 14A में अधिकरण किया गया है, जो अनुच्छेद 323 के क से 323 के ख तक वर्णन है। भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के क तक वर्णन है। भाग 16 में कुछ वर्गों में संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, जो अनुच्छेद 330 से 342 तक वर्णन है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णन है। भाग 18 में आपात उपबंध का उपयोग किया गया है, जो अनुच्छेद 352 से 360 में तक वर्णन है। अनुच्छेद 19 परिकर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 361 से 367 तक वर्णन है। भाग 20 संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद भाग 20 में संविधान संशोधन लिया गया है, जो अनुच्छेद 368 में वर्णन है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 369 से 392 तक वर्णन है। भाग 20 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन लिया गया है, जो अनुच्छेद 393 से 345 तक वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधी लेजिस्लेटिव रिलेशंस को दर्शाता है। अब देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूची थी 8। वर्तमान में यह अनुसूची की संख्या है 12। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन 19 के माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत के संविधान को किस अनुसूची के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उपबंध किया गया है, तो 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है, तो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुधार प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया तथा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अब देखते हैं अनुसूचियां का संक्षिप्त वितरण।
पहली अनुसूची में राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटोरीज को नाम एवं उनकी सीमाएं का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों की सभापति और सभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारी का वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। मुख्य तौर पर बोलेंगे तो पहली अनुसूची में राज्य और उसका क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में पेंशन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 59 के 3 में, अनुच्छेद 65 3, अनुच्छेद 75 6, 97 125, अनुच्छेद 148 के 3, अनुच्छेद 158 के 3, अनुच्छेद 164 के 5 और अनुच्छेद 186 और अनुच्छेद 221 में प्रावधान किया गया है। अब है तीसरी अनुसूची, संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञाओं के प्रारूप दिए गए हैं। यानी तीसरा अनुसूची में शपथों और प्रतिज्ञाओं के प्रारूप दिया गया है, जो अनुच्छेद 75 के 4, 84, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 124 के 6, अनुच्छेद 144 के 2, अनुच्छेद 164 के 3, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 188 और अनुच्छेद 219 में प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची में देखते हैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अनुच्छेद 4 के 1 और 80 के 2 में प्रावधान किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 244 के 1 में वर्णन है। छठी अनुसूची में क्या जोड़ा गया है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं, जो अनुच्छेद 244 के 2 एवं 275 के 1 के तहत रखा गया है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची को शामिल किया गया है, जो अनुच्छेद 246 में वर्णन किया गया है। आठवीं अनुसूची संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची में रखा गया। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, जो अनुच्छेद 344 के 1 से 351 तक वर्णन है। नौवीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इनमें सम्मिलित किया गया है, जो नौवीं अनुसूची में वर्णन है, जो अनुच्छेद 331 के ख में वर्णन है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद एवं विधानसभा के सदस्यों के निर्भरता से संबंध उपबंध किया गया है, जो अनुच्छेद 102 के 2 के तहत और 191 के 2 के तहत प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों वे उत्तरदायित्व निर्धारित की गई है, जो अनुच्छेद 243 के 6 में वर्णन है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है, जो अनुच्छेद 243 के 2 में प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखते हैं भारतीय संविधान के विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया इज भारत, इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली का व्यवस्था किया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली का व्यवस्था किया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा है। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। अब देखते हैं भारतीय संविधान का मूल्य क्या लिया गया था? स्वतंत्रता, समानता, भारतीयत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो गॉडविन ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 8 थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग यानी कि लॉयर पैराडाइज कहा जाता है।
SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी व्हीलर का है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्थसंघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? तो केसी व्हीलर ने कहा था। भारत अर्थसंघात्मक राज्य है, किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। भारतीय संविधान के विरहित होने का क्या कारण है? तो संघ और राज्य में एकल संविधान। भारतीय संविधान के विरहित होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्य का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएं भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के मद को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग का है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएं भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग का है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। संविधान को संज्ञात्मक के तंज ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षमत शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है, जो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइजी को मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत के राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग के चक्र में तिलियों की संख्या यानी स्पोक्स कितनी होती है? तो 24 यानी 24। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची में विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामलों भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है रेलवे पुलिस। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में पंचायती राज सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान के 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3 यानी समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। अब देखते हैं तीनों सूची से संबंधित प्रमुख विषय। देखते हैं पहले संघ सूची में, तो प्रतिरक्षा संघ सूची में है, विदेशी मामला संघ सूची में है, नागरिकता संघ सूची में, संचार डाक वेतार संघ सूची में है, निगम कर या सेवा कर संघ सूची में है, युद्ध और शांति संघ सूची में है, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क संघ सूची में है, बीमा संघ सूची में है,
प्रत्यर्पण संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार संघ सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का विषय है। मुद्रा और रिजर्व बैंक संघ सूची का विषय है। समुद्री व हवाई मार्ग संघ सूची का विषय है। विदेशी ऋण विदेशी व्यापार संघ सूची का विषय है। लॉटरी संघ सूची का विषय है। आयकर या कृषि से भिन्न संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय है। स्टॉक एक्सचेंज संघ सूची का विषय है। अब देखते हैं राज्य सूची। लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। पुलिस या रेलवे ग्रामीण पुलिस सहित यह राज्य सूची का विषय है। कारागार राज्य सूची का विषय है। भूमि राज्य सूची का विषय है। अस्थायी स्वशासन राज्य सूची का विषय है। अस्थायी स्वशासन राज्य सूची का विषय है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। बाजार एवं मेले राज्य सूची का विषय है। सट्टा व जुआ यानी गैम्बलिंग, बेटिंग व गैम्बलिंग यानी जुआ राज्य सूची का विषय है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क यह राज्य सूची का विषय है। पशुपालन व सिंचाई राज्य सूची का विषय है। कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। गैस राज्य सूची का विषय है। शराब या मनोरंजन पर कर राज्य सूची का विषय है। भू राजस्व या लगान राज्य सूची का विषय है। विद्युत पर कर राज्य सूची का विषय है। पथ कर टोल टैक्स राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर यानी पर कैपिटल टैक्स राज्य सूची का विषय है। विलासिता की वस्तुओं पर कर राज्य सूची का विषय है। अब देखते हैं समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची में क्या है तो दंड विधि प्रक्रिया विधि, दंड विधि और प्रक्रिया विधि समवर्ती सूची में रखा गया है। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा समवर्ती सूची में रखा गया है। वन समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा और वन समवर्ती सूची में रखा गया है। विवाह या विवाह विच्छेद समवर्ती सूची में रखा गया है। कारखाने या मजदूर संघ समवर्ती सूची में रखा गया है। खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपरिमिश्रण समवर्ती सूची में रखा गया है। जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन समवर्ती सूची में रखा गया है। न्याय प्रशासन समवर्ती सूची में रखा गया है। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण समवर्ती सूची में रखा गया है। विद्युत समवर्ती सूची में रखा गया है। बाट माप समवर्ती सूची में रखा गया है। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण समवर्ती सूची में रखा गया है। संचार पत्र पुस्तकें और मुद्रणालय समवर्ती सूची में रखा गया है। स्वच्छता व औषधालय समवर्ती सूची में रखा गया है। औषधिक विवाद समवर्ती सूची में रखा गया है। उत्तराधिकार समवर्ती सूची में रखा गया है। विधि वित्ती चिकित्सा वित्ती समवर्ती सूची में रखा गया है। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची में रखा गया है। जन्म मरण पंजीकरण समवर्ती सूची में रखा गया है। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय है। राज्य सूची में 59 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं प्रिम्बल उद्देशिका। देखते हैं उद्देशिका यानी प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी पूछेगा कि न्याय की कितनी व्यवस्था की गई है? 3। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म का उपासना की स्वतंत्रता की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी पूछेगा अवसर कितने प्रकार के दिए गए हैं? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है प्राप्त करने के लिए तथा उन पर व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता संतुलित करने के लिए, बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सप्तम 2006 विक्रम को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मवित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा का कौन सा भाग संविधान के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। संविधान सभा का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले नहीं होनी चाहिए। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया है।
संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा, N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, उद्देशिका को ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा और उद्देशिका को ही N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय तथा आत्मा कहे हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट वार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सर अर्नेस्ट वार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज का कोई पंथ धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 के रूस के क्रांति से। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह घोषणा या प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने। उच्चतम न्यायालय के किस बात में यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है हम भारत के लोग यानी बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द के भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण शब्द भारत के उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका को संशोधन किया गया था? तब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष, सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री यानी पॉलिटिकल होरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान करी थी? तो के.एम. मुंशी ने। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान करी थी? तो के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था? तो बेरोजगारी संघ मामलों में वर्ष 1960 में किया था। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था? तो बेरोजगारी संघ मामले में 1960 में किया था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामलों में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान के मूल आत्मा कहा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामलों में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान के मूल आत्मा कहा है।